हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पर। आज है सेट नंबर 7 और इससे पहले हम जैसे कि हम सभी को पता है कि हम लोग ये जो है करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक का हम लोग करंट अफेयर्स इसमें देखेंगे। इसमें आपको कोई भी एग्जाम से अगर आप तैयारी करते हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स का फुल एनालिसिस के साथ यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपको उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा, चाहे तो आप यूपीएससी करते हो या फिर बीपीएससी करते हो, एसएससी, दरोगा या फिर कोई भी अदर एग्जाम्स तैयारी करते हो, तो इस सब में आपकी करंट अफेयर्स की बहुत ही आवश्यकता होगी। तो आज हम लोग सेट सेट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 6 सेट देख चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं आज के सेट नंबर 7 को। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सेट के कुछ सेट देखेंगे जो आपसे पिछले सेट में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह नासा के द्वारा किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली यह दिल्ली सरकार के द्वारा मनोज सिसोदिया के द्वारा किया गया है। दिल्ली सरकार मनोज सिसोदिया और के बिरला फाउंडेशन द्वारा मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा किया गया है। तो यह किसको दिया गया है? शरद कुमार लिम्बावे। एससीओ सदस्य देशों द्वारा पनडुब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह पाकिस्तान में किया जाएगा। ये पिछले सेट का कुछ प्रश्न था जो आपको कमेंट में पूछ बताया गया दिया गया था। चलिए आज के सेट नंबर हम लोग 21 को देखते हैं, सॉरी सेट नंबर 7 को देखते हैं। हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? डिप्टी गवर्नर अभी जैसे कि यहाँ पे डिप्टी गवर्नर के पूरे बारे में पूछा गया है। तो डिप्टी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो इसमें आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई। डिप्टी गवर्नर अभी कौन बनाए गए हैं? तो यह रविशंकर को बनाया गया है। टी रविशंकर को बनाया गया है। याद रखिएगा, भारत के जो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है। और डिप्टी गवर्नर शक्तिकांत दास है और डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटर टेंट का आविष्कार किया है? यह सोलर हीटर टेंट क्या होता है? जैसे कि बर्फीला एरिया में जो भी सैनिक वगैरह रहते हैं बॉर्डर एरिया पे, वहां पे जो है ना लोग टेंट बनाकर उसमें जो है निवास करते हैं। टेंट बनाकर लोग रहते हैं। तो होता क्या है कि ठंड के दिन में होता है क्या है कि काफी ज्यादा बर्फ की वजह से जो है उनको काफी ठंड में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसकी तो इसी को देखते हुए एक सोलर हीटर टेंट का आविष्कार किया गया है जो अंदर से गर्म दे। जो टेंट जो होता है वो क्या चीज करेगा? गर्म देगा। तो यह जो है ये बर्फीले एरिया के लिए किया गया है। तो यह प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया है? तो यह जो है सोनम वांगचुक के द्वारा कार्य किया गया है। सोनम वांगचुक, जैसे कि थ्री इडियट में एक हम लोग जो है मूवी जो देखे थे उसमें फुंगसुक वांगडू थी। तो उन्हीं वही जो है फुंगसुक वांगडू यहाँ पे नहीं है, ये सोनम वांगचुक है जो कि भारत के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सोलर हीटर टेंट का आविष्कार किया है भारतीय नौसेना के लिए, सेना के लिए। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। भारत की सबसे पहली ऐसी मेट्रो सेवा कौन सी है जिन्होंने सैनिटाइज करने का पराबैंगनी किरणों से जो है इस कोच को सैनिटाइज किया है? तो यह कौन है? लखनऊ मेट्रो है। लखनऊ मेट्रो जिसने पराबैंगनी किरणों की सहायता से मेट्रो कोच को जो है पूरी तरह से सैनिटाइज किया है। फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया। माइकल सोमारे का निधन हुआ। किनका निधन हुआ है? माइकल सोमारे का। वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे?
माइकल सुमारे माइकल सुमारे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो यह पापुआ न्यू गिनी के थे। पापुआ न्यू गिनी यह कहाँ पे है? यह जो है प्रशांत महासागर में है, पूर्वी प्रशांत महासागर में है। पूर्वी प्रशांत महासागर की बात करें तो यह हिंद महासागर से सटा हुआ देश ऑस्ट्रेलिया से ऊपर, जिसे हम लोग पापुआ न्यू गिनी के नाम से जानते हैं। ये इनके जो पहले प्रधानमंत्री थे और जिन्होंने 1975 में जो है ऑस्ट्रेलिया से आजाद हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे पापुआ न्यू गिनी। इन्होंने नहीं पहले सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जो 1975 में जो है ऑस्ट्रेलिया को आजाद करवाए। और इसके बाद जो है जब से आजाद हुए तो उससे उसके बाद से लेकर के 2011 तक जो है यह पीएम रह चुके थे। 2011 तक जो है 1975 से लेकर के 2011 तक यह पीएम रहे। इन्हें जो है ऑस्ट्रेलिया का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। इनको और कहा जाता है माइकल सोमारे का। तो यह याद रखिएगा, काफी चर्चा में रहा है। 2021 में जो है माइकल सोमारे जिनको फादर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कहाँ के बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद के एक सलाहकार के रूप में एक अध्यक्ष को बनाया गया है। अध्यक्ष किनको बनाया गया है? भारत को भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जो है अजय मल्होत्रा को बनाया गया है। अजय मल्होत्रा को बनाया गया। यहाँ पे देखिए प्रश्न में जो है अजय माथुर भी है, अजय सिंह भी है। तो आपको याद रखना होगा कि अजय जो है मल्होत्रा। इसी तरह से आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में प्रश्न दिया जाएगा। एक ही तरह का नाम होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अजय मल्होत्रा जो थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की बात करें तो 2005 में जो है इसका गठन किया गया था, और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है? वो है जेनेवा। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर है। तो आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा। ये 87 वर्ष के बाद पहली बार फरवरी 2021 में जो है आयोजित होने वाले किस टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? अब से बीसीसीआई के द्वारा कोविड-19 के कारण जो है इस ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया है। और ये जो है ये पहली बार 2021 में किया गया है। और ये जो है 1987 87 वर्ष के बाद जो है यह पहली बार रणजी ट्रॉफी को जो है रद्द कर दिया गया है। रणजी ट्रॉफी को जो है रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। यह फरवरी 2021 में होने वाला था। किस संस्थान के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है? आंकड़े आप याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो है एक परफेक्ट आंकड़े के अनुसार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि संस्था के द्वारा फरवरी 2021 के बीच जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया, नहीं। ये आपको डेट पूछा जाएगा, एग्जैक्टली डेट आपको याद रखना होगा। 8 से 12 फरवरी के बीच जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया, क्योंकि आजकल का जो प्रश्न का क्राइटेरिया जो है बदल गया है। तो आप जैसे समय के अनुसार इसमें आप चेंजिंग लाते रहिएगा। तो ये जो है 8 से जो 12 फरवरी के बीच में जो है यह आरबीआई के द्वारा जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है कब से? 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच। किसके द्वारा? ये तो है आरबीआई के द्वारा बनाया गया है। आरबीआई की बात कब की करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। अभी अभी बताए हम, आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में।
इसका कौन है अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसका अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसका अभी 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 हम बताए हैं कि इसका जो है डिप्टी गवर्नर कौन है? तो टी रविशंकर है। टी रविशंकर, आप याद रखिएगा ये। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार विश्व अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना किए गए? फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कहाँ पे किया गया है? फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो यह जो है कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक में जो है किया गया है। कर्नाटक अक्सर जो है आप ये जानते होंगे कि कर्नाटक हो गया या केरल, ये सब एरिया जो है ये सब बगान उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो फूल वगैरह जो है इस सब एरिया में ज्यादा होता है। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? कौन से भारतीय राजनेता को सम्मानित किया गया है? तो यह फरवरी 2021 में सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। वैश्विक ऊर्जा यानी कि विश्व की ऊर्जा की यहाँ पे बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप जो है सिर्फ भारत में ऊर्जा को कमी और उसको ह्रास को देखते हुए जो काम कर रहे हैं उसके लिए नहीं, आप विश्व की बात करते हैं यहाँ पे। विश्व में ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी आप काम करते हैं उसके लिए आपको इस तरह का ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आप नाम से ही याद रखिएगा, लीडरशिप यानी कि ऐसा लीडर नहीं जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। यानी कि यदि आप पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हैं, तो वो चीज होता है लीडरशिप। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा इनको दिया गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले हम लोग जो है पिछले सेट में भी हम लोग बात किए थे कि पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब जो है पुरस्कार जो है अभी तक कितने लोगों को दिया गया है? तो 119 लोगों को यह जो है पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया था। पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया था और पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया था। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? तो यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री जो कि कौन थे? सिंजू आबे। अभी वर्तमान में सिंजू आबे हैं। सॉरी, वो थोड़ा सा आज तबीयत वगैरह मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, 119 लोगों को दिया गया है। 7 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण, 10 लोगों को दिया गया था पद्म भूषण और 102 लोगों को दिया गया था पद्मश्री। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये पद्म विभूषण जो पुरस्कार दिया जाता है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में स्थापना हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1954 से इसकी स्थापना हो गई थी। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? कोवैक्स योजना के तहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है एक योजना चलाया गया था, कोवैक्स योजना। कोवैक्स
योजना चलाया गया था। इसी के तहत जो है ऐसा कौन सा देश बना है जो कि मुफ्त कोविड का टीका प्राप्त किया है? मुफ्त कोविड का टीका अभी कौन प्राप्त किया है? तो यह घाना को दिया गया था। अभी न्यूज में भी आया था कि घाना देश जो है पहला सबसे पहला मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला देश बन गया है। इसकी जो राजधानी है वो अकाड़ा है। फरवरी 2021 में पहला जेंडर पार्क और म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? पहला जेंडर पार्क और म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह केरल में स्थापित किया गया है। केरल के कहाँ पे? कोझिकोड में। केरल के कोझिकोड में सबसे पहला जो है जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। आर्द्र भूमि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? आर्द्र भूमि कहने का तात्पर्य हो क्या चीज? वेटलैंड एरिया। वेटलैंड एरिया की बात करें तो पिछले संडे यानी कि कल जो है हम लोग पिछले संडे में हम लोग इस बारे में काफी चर्चा भी किए थे। 1971 1971 में सबसे पहले जो है इसकी बैठक हुई थी। रामसर सम्मेलन भी इसे कहते हैं, ईरान के रामसर शहर में। तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है कि आंध्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये यह जो इसकी स्थापना इसकी केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में इसकी स्थापना किया गया है। चेन्नई में जो है इसकी स्थापना किया गया है केंद्र। 1971 में रामसर साइट का रामसर सम्मेलन हुआ था। चेन्नई को जो है किडनी ऑफ लैंड भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे इसको जो है केंद्र स्थापित किया गया है। वन स्कूल वन आईएएस वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? वन स्कूल वन आईएएस योजना जो है यह केरल राज्य के द्वारा किया गया है। केरल राज्य सरकार के द्वारा जो है किया गया है। जैसा कि अभी को पता है कि केरल में जो है साक्षरता दर लिटरेसी की बात करें तो लगभग 94% 95% के आसपास जो है यहाँ की साक्षरता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है शुरू किया गया है ये योजना, वन स्कूल वन आईएएस योजना। वैसे ये इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पे जो है वैसे छात्र जो है वो जो आर्थिक रूप से कमजोर है और उन्हें जो है वो पढ़ाई करने में चाहते हैं लेकिन असमर्थ है इकोनॉमिक की वजह से, तो उन्हीं को जो है फ्री कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत जो है फ्री कोचिंग जो है उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ के लोगों को? केरल के वैसे लोगों को जो कि पढ़ना तो चाहते हैं, इच्छुक है, लेकिन इकोनॉमिक की वजह से जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वही इनकी इस योजना के तहत उनको मुहैया प्रदान किया जाएगा, फ्री कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। जापान के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया जा रहा है। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया जा रहा है, वो कौन सा है? सुपर सबसे जो है सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कहाँ पे किया जा रहा है? तो यह फुगाकू विकसित कंप्यूटर जो है फुगाकू है। सबसे जो सुपर कंप्यूटर है फुगाकू कंपनी में जो यह जो है स्थापना किया जा रहा है। कहाँ से? जापान की एक कंपनी है। जापान की एक कंपनी है रिकेन। जापान की एक कंपनी है रिकेन एवं फिजुत्सी। जापान की एक कंपनी है रिकेन एवं फिजुत्सी, ये जो है कंपनी है।
इसी कंपनी के द्वारा जो है बनाया जा रहा है सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाको। तो ये प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जापान के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, किस कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है? तो रिकेन और फिजुत्सुकी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज, एक बार फिर से आप याद रखेगा इस चीज की, इस पुस्तक का नाम यहाँ पे याद रखेगा, अनदर अनदर डजन स्टोरीज। यह किसके द्वारा लिखा गया है? अनदर डजन स्टोरीज यह यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है बंगाली भाषा में लिखा गया है संजीत रे के द्वारा। बंगाली भाषा में लिखा गया है संजीत रे के द्वारा। और इसके बाद जो है जब यह लिखा गया था तो इसके बाद कई सारे इसमें जो है अनुवाद भी किया गया। जैसे कि ये तो बंगाली भाषा में लिखा गया था सत्यजीत रे के द्वारा, लेकिन इसको जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया था और इंग्लिश में जो है वो इंद्रानी मजुमदार के द्वारा किया गया था। इंद्रानी मजुमदार इंद्रानी मजूमदार के द्वारा जो है इसका इंग्लिश वर्जन में किया गया था। यह जो है अपनी 100वीं जयंती पर लिखा गया था। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? हरित पहल की शुरुआत यह किस देश के द्वारा किया गया है? हरित पहल की शुरुआत जो है यह भारत सरकार के द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यह कार्य किया गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक हरित पहल की शुरुआत किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन दूरबीन विकसित किया है? कौन सा दूरबीन? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये जो है दूरबीन का नाम है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है यह नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा कार्य किया गया है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये दोनों ने मिलकर यह जो है कार्य किया है। इसके अलावा जो है इसमें एक और जो है कंपनी मिला था ESA। इसके अलावा जो है CSA भी इसमें शामिल था। CSA यानी कि यह जो है कनाडा की है। यह कनाडा की यह जो है कनाडा की यानी कि 3 गो स्पेस एजेंसी जो है मिलकर यह कार्य किया है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी। यह जो है तीनों ने मिलकर एक दूरबीन विकसित किया है। कौन सा दूरबीन? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यह जो है अंतरिक्ष एजेंसी से यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा है और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। तो याद रखिएगा ये कि किसके द्वारा किया गया? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी ने मिलकर यह कार्य किया है। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए किया गया है? मित्रा स्कीम क्या होता है? तो मित्रा स्कीम जो शुरू किया गया है वो मेगा इन्वेस्ट टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए किया गया है। जैसे कि मित्रा की हम बात करें तो MITRA मित्रा। मित्रा की बात करें तो ये हो गया मेगा मेगा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मित्रा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क ये होता है। ये मित्रा का जो है तात्पर्य यही है।
तो यह जो है मित्रा जो है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जो है यह किस कार्य के लिए करेगा? यह जो है खनन रोजगार का सृजन करेगा। यह वित्त मंत्री के द्वारा बजट 2021 से 2021-22 के जो बजट पेश किया गया था उसमें जो है यह बताया गया था कि यह जो है इस योजना के तहत जो है क्या होगा कि रोजगार का सृजन होगा। और इसके अलावा इसमें बोला गया है कि 3 साल में जो है 7 गो टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत करेगा। 7 गो टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। इन 3 सालों में जो है 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा मित्रा स्कीम के द्वारा। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा जो है यह जो योजना लाया गया था, जो कि 2021-22 के बजट में जो है यह पेश किया गया था। और इसमें बताया गया कि 3 साल तक जो है यह स्कीम के तहत हम लोग क्या करेंगे? 7 गो मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापना करेंगे। किस कंपनी का आईपीओ जारी किया गया? आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है जारी किया गया है। यह किस कंपनी के द्वारा जारी किया गया है? इनिशियल पब्लिक ऑफर यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह एलआईसी के द्वारा जारी किया गया है। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। एलआईसी की स्थापना की बात करें तो 1956 में जो इसकी स्थापना हुआ था। बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भारत भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या होगी? यानी कि बजट 2021-22 में जो है बजट पेश किया गया था। 2021-22 में जो बजट पेश किया गया था उसमें जो है शहरी स्वच्छ भारत के लिए, यानी कि शहर में जो है स्वच्छता को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए कार्य, उसके लिए जो भारत मिशन 2.0 लाया गया। यह भारत मिशन जो है 2.0 जो है कब से कब तक है? तो यह 2021 से 2026 तक का यह कार्य करेगा। यह योजना जो है भारत मिशन 2.0 योजना जो है यह कब से कब तक करेगा? 2021 से 2026 तक यह कार्य करेगा। इसमें जो है इसमें बजट पेश किया गया था 1.41 लाख करोड़। इसमें 1.41 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, बजट जारी किया गया था। इसकी अवधि कब से कब होगी? 2021 से 2026 तक इसकी अवधि होगी। 2021-22 के बजट में जो है यह शहरों को स्वच्छ करने के लिए जो है एक मिशन लाया गया, भारत मिशन 2.0, जो 2021 से 2026 तक कार्य करेगा। और इसके तहत जो है 1.41 लाख करोड़ का बजट जारी किया गया है। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 8 मई 2021 को जो है एक वर्चुअल रूप से बैठक हुई जो वर्चुअल रूप यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से। जैसे कि कोविड के कारण कोई भी जो है ना ऑफलाइन या कोई भी कहीं पे जा करके मीटिंग नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से जो है वर्चुअल रूप से हर मीटिंग जो है आयोजित किया जा रहा है। तो यह जो है भारत यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच के होगा। भारत और यूरोपीय संघ के जो नेता हैं उनके उनके बीच की यह बैठक होगी। या इसकी मेजबानी किसके द्वारा यानी कि होस्टिंग किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये होस्टिंग किसके द्वारा किया जाएगा? होस्टिंग जो है यह पुर्तगाल के द्वारा किया जाएगा। पुर्तगाल कहाँ है? तो यह एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन संघ की बात करें तो यह 28 सदस्य इसमें है। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन इसमें जो है 28 को इसमें देश है। लेकिन जो है अभी वर्तमान में ब्रिटेन जो है इससे बाहर हो गया है। ब्रिटेन जो है बाहर हो गया। तो अब बच गया इसमें से 27 को इसमें सदस्य बच गया।
सॉरी, वो है क्या है कि तबीयत मेरा जो है ठीक नहीं है। आवाज से भी आपको पता चल रहा होगा। फिर भी हम लोग जो है ना, चलिए आगे देखते हैं। अभी अभी वर्तमान में यूरोपियन यूनियन संघ का जो है, यूरोपीय यूनियन का कितना सदस्य? 27 देश है। पहले था 28, ब्रिटेन इसमें से एग्जिट हो गया। हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, FRIMS, इंफॉर्मेशन रियल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यह जो है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका अर्थ क्या हुआ? यह इसका मतलब समझते हैं, रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यह किसके द्वारा शुरू किया? कहने का अर्थ ये हुआ कि यह, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन में देख रहे हैं तो ये सब जो है तटीय क्षेत्र ऑप्शन में दिया गया है। उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, असम हो गया, केरल हो गया। ये सब राज्यों के नाम ऐसे हैं जो कि सारे ये सब जो है तट के किनारे हैं, समुद्री तट के किनारे ये सब स्थित है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब भी समुद्री तट के, जैसे कि अभी वर्तमान में जो है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जो है एक गुलाब आया था, गुलाब एक चक्रवात आया था। तो इसी चक्रवात से निपटने के लिए जो है हम लोग ये इस तरह का कार्य किया जाता है, ताकि अगर ऐसा कोई चक्रवात आने की आकांक्षा आकांक्षा हो, यानी आने की अगर थी आकांक्षा आकांक्षा हो, तो उसका जो रियल टाइम, यानी कि कब आने वाला है ये, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले ही हमको मिल जाए। उससे क्या होगा कि हम लोग जो है जान माल की क्षति से जो है ना हम लोग बचाया जा सकता है, यानी कि इसे कुछ कम कर सकते हैं। अगर रियल टाइम में हमें ये पता होगा कि हाँ इस समय पे जो है ना एक बाढ़ आने वाली है, एक चक्रवात आने वाली है इस क्षेत्र में, तो उससे क्या होगा कि उससे पहले ही हम लोग जो है मैनेज उससे बाढ़ से हम लोग निजात निजात पा सकते हैं, या फिर उसको जो है ना उस क्षति को, होने वाली क्षति को हम कम कर सकते हैं। तो ये इसीलिए ये जो है यह किया गया है। तो यह कार्य किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है असम के द्वारा। यह असम के द्वारा किया गया है। असम के जो असम के जो सीएम है हेमंत कुमार बिस्वा। असम के जो सीएम है हेमंत कुमार बिस्वा। हेमंत कुमार बिस्वा ने बाढ़ की पूर्व सूचना के लिए यह जो है कार्य किया है, ताकि अगर बाढ़ आने वाला हो इस क्षेत्र में तो हमें इसका इन्फॉर्मेशन जो है पहले ही मिल जाए, ताकि इससे हम क्या करेंगे कि इससे जो है मैनेजमेंट सिस्टम को हम जो है ना सुधार सकते हैं। उसमें जो है ना एक अच्छे कार्य कर सकते हैं, और जो जो भी होने वाली जो क्षति होगी उससे हम थोड़ा सा निजात पा सकते हैं। ला पेरोज नौसैनिक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है, जिसमें क्वाड देश ने भी भाग लिया है? यह किस देश के द्वारा किया गया है? अब क्वाड देश के यहाँ पे भाग लिया गया, तो क्वाड देश के बारे में हम जानते हैं कि इसमें भारत हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया। तो क्वाड देश के बारे में जो है ना हम अच्छे से जानते हैं कि इसमें जो 4 देश आते हैं। तो इसमें ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा देश में इसमें भाग लिया है। ये क्वाड देश तो भाग लिया ही, लेकिन इसका आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? ये जरूरी थोड़ा है कि, ये जरूरी तो है नहीं कि जो क्वाड देश होगा उसी के द्वारा जनरली किया जाएगा। तो यह जो है फ्रांस के द्वारा ला पेज नौसैनिक अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया था। फ्रांस तो इसमें आयोजन किया, तो जाहिर सी बात है फ्रांस भी इसमें शामिल होगा। प्लस में 4 देश और शामिल हो गए जिसे हम क्वाड देश के नाम से जानते हैं। तो ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास किसके द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा। अब ऐसा नहीं कि इसमें ऑप्शन में आपको मिल जाए कि क्वाड देशों के बारे में अगर कोई मिल जाए और पीछे पूछा भी जाए कि क्वाड देश में से भाग लिया, तो आप इसी में से मार दे, कोई भारत या जापान मार दे, ऐसा तो नहीं। आप जो है याद रखिएगा, इसमें क्वाड देश से भाग लिए हैं, आयोजन जो है यह फ्रांस के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सबसे पहले तो आपको एक चीज यहाँ पे याद करने को मिल गया कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को हमेशा जल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जल दिवस क्यों मनाते हैं? ताकि जल की जो महत्वता है उसकी जो है लोगों के बारे में बताया जाए, उसकी जो है इम्पोर्टेंस को लोगों के बारे में लोगों को बताया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। इसीलिए हम लोग जल दिवस मनाते हैं। यहाँ पे जो है इसकी जो शुरुआत की गई है जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो यह कैच द रेन की स्थापना
कैच द रेन योजना की अभियान की शुरुआत किया गया है। कैच द रेन कहने का यहाँ पे जो है ना सिंपल सा इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कैच करना है किसको, रेन को, यानी कि बारिश को कैच करिए, यानी कि उसको कैप्चर करिए, उसको संरक्षण करिए। यह जो है इसका जो है अर्थ यही होता है। तो इसका जो है जल की जो बारिश की जो पानी होती है, बारिश की जो पानी होती है उसको जो है संरक्षण करने के लिए जो है इसमें जो है बनाया जाएगा योजना। इसके जो है अभियान शुरू किया गया है। इसके द्वारा से शुरू किया गया है तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह कार्य किया गया है। विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यह विश्व का है। तो 2021 का जो थीम था आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल, इसका जो है थीम था। यह 3 साल के निर्धारित किया गया है, यानी कि यह जो है 2019 से 2021 तक का जो यही थीम रहा होगा। यानी कि दो इससे पहले 2020 में जो है यही थीम था, 2019 में भी क्या जो था आई एम एंड आई विल था, 2021 में भी यह आई एम एंड आई विल। तो यह जो है याद रखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हाल ही में प्रकाशित द टाइटल द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, एक बार फिर से आप कह रहे हैं कि ये जो है ना पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है, जो अभी हाल ही में प्रकाशित की गई है? यह जो है लिखा गया है दलाई लामा के द्वारा। दलाई लामा कौन है? तो यह जो है ये दलाई लामा जो है कहाँ के है? तिब्बत से। दलाई लामा जो है तिब्बत के जो है यह आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनके द्वारा लिखा गया है पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। यह जो है अभी वर्तमान में ये जो है दलाई लामा हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। देश का पहला चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है, जो कि देश का यानी कि भारत का यह पहला है? तो यह उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है। उत्तराखंड के कहाँ पे? रानीखेत में। रानी खेत, रानी यहाँ पे किसी का नाम, और खेत या खेत में वो वाला खेत नहीं जहाँ पे फसल होता है, वैसा नहीं है। रानी खेत यह जगह का नाम है, याद रखिएगा। रानी खेत यह जगह का नाम है जहाँ पे चिकित्सा केंद्र खोला गया है। देश का पहला चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। यह जो है वन विभाग के द्वारा खोला गया है। वन विभाग के द्वारा यह कार्य किया गया है। आज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, फरवरी 2020 में भारत सरकार ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है यह किसके साथ जो है समझौता किया है? तो यह भारत जो है यह बहरीन के, भारत ने खाड़ी देश के बहरीन के साथ जो है समझौता किया है। बहरीन जो कि एक खाड़ी देश है, यानी कि गल्फ कंट्री है, जिसके साथ जो है भारत ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। और यही पर कहा गया है कि भारत जो है 2030 तक क्या करेगा, 450 गीगावाट एनर्जी उत्पन्न करेगा। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देगा, वह अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इसके अलावा जो है कुवैत की, इसकी बहरीन की जो राजधानी है कुवैत मनामा है। बहरीन की जो राजधानी है मनामा, बहरीन की राजधानी मनामा है। कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी। कुवैत सिटी। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। यूएई की राजधानी कहाँ है? तो यह अबू धाबी। तो इस तरह से आप जो है याद रखिएगा, इस अक्सर प्रश्न में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका उत्तर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 इन सब का उत्तर आप लोग कमेंट में दिया करिए। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 2021 का खिताब किसने जीता?
और वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो ये थे कुछ प्रश्न जो पिछले सेट में आपको दिया गया था, यानी कि यह प्रीवियस सेट का है, सेट नंबर 6 से। तो इसका उत्तर जो है प्लीज आप कमेंट में दिया करिए, ताकि आपको जो है ना आपका जो है याददाश्त हो बना रहे। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़े वो पीछे से भूलते रहें, तो ये जो है ना आपको एग्जाम में काफी नुकसान होगा। यदि आप नई वीडियो देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो इसके साथ ही बड़ों का आदर करें, छोटे को प्यार करें, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।